हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द क्लास यकीन फास्ट ट्रैक, आपकी तैयारी नीट की। और मैं विकास कंसल, आपका फिजिक्स फैकल्टी। वापस से हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सो आई होप यू रिमेंबर, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ही हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। और जब हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके साथ हमने पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ थ्योरम्स लाइक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एंड आई होप कि आपको वो सब चीजें समझ में आई होंगी। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे, बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस करे ताकि हम उनको अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? इससे पहले आप सिर्फ पैरामीटर्स पढ़ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब क्वेश्चन आएगा इनसे होगा क्या। तो जैसे डायनेमिक्स के अंदर आपके पास टॉपिक आ रहा है सबसे पहला वर्क डन बाय द टॉर्क, और इस चैप्टर में अब हमारे पास ये सब टॉपिक्स बचे हुए हैं। वर्क डन बाय द टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, देन रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और रोलिंग मोशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। रोलिंग मोशन कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग मोशन आएगा, जिसमें बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके अब इस चैप्टर में बच गए हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं इसमें से कितने टॉपिक्स हम कर पाएंगे, कितनों के क्वेश्चंस के साथ। जब तक क्वेश्चंस करके आपकी संतुष्टि नहीं होगी, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है कि हमें उस ट्रेन में जाकर चढ़ना है। सो आई एम विद यू। जैसा आप कहेंगे, आपको लग रहा है सर इसमें और क्वेश्चंस कराएं, तो हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें से जितना भी कंटेंट बचेगा वो, और नेक्स्ट क्लास में भरपूर प्रचुर मात्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स भर भर कर करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में मजा ही तब आता है जब आप क्वेश्चंस करो। अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा सर ये उल्टी सीधी आपने इक्वेशंस तो लिख दी mr² by 4, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सो क्वेश्चंस के हवा नहीं लगेगी जब तक आप उन्हें करेंगे नहीं। और रोटेशनल मोशन के चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे खुद में यूनिक होते हैं, उनको करने का एक तरीका होता है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा विजुअल मेमोरी बनेगी और उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे अपने नीट की तैयारी में। चलिए, तो इन सारे टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, वर्क डन बाय द टॉर्क। अगर आपको याद हो लीनियर मोशन में वर्क डन क्या होता था, टेल मी। इन लीनियर मोशन, linear motion, elementary amount of work done was because of the f dot dx. What is the dx? Dx is the basically displacement of the body. Yes or no? Elementary displacement, basically elementary displacement of the body. बिल्कुल सही बात है सर, एकदम जायज बात है ये तो। dx वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब ये फोर्स नेट फोर्स होता था बॉडी पर जब आप वर्क डन निकालते थे किसी भी फोर्स का, सही है। अब अगर मैं सर्कुलर मोशन में इसी आइडिया को लेकर आऊं, तो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई रोटेटिंग बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ दिस इज रोटेटिंग, ठीक है। तो मान लो उसने कुछ डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन टॉर्क, ठीक है। अब ये टॉर्क, कौन सा टॉर्क लेना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फिक्स्ड एक्सिस ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, सो द टॉर्क शुड बी टॉर्क वेक्टर ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क which are along
विच आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो ओनली वो आपको काउंट करने हैं। देखो जनरली ऐसा हो सकता है कि जब कोई पार्टिकल घूम रहा है उस पे फोर्स एंगल पे लग रहा है, तो एंगल पे टॉर्क एंगल पे आएगा। तो एक चीज समझ लेना, आपको केवल वो टॉर्क लेना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगा। तो वो टॉर्क टाउ डब्ल्यू आ गया, टाउ वेक्टर आ गया। तो एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस टॉर्क विल बी टाउ डी थीटा, क्योंकि मैंने टॉर्क उसी डायरेक्शन के अलोंग लिया है जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है। सो दिस डी डब्ल्यू इज द एलिमेंट्री वर्क डन बाय द टॉर्क। सो टाउ डी थीटा इज वर्क डन बाय अ टॉर्क, वर्क डन बाय अ टॉर्क। और अगर कभी आपको यह निकालना आ जाए कि θ1 से θ2 में टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो 0 से W अगर आपको वर्क डन जोड़ना पड़ जाए, सो θ1 टू θ2 टाउ डी थीटा को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी। यस और नो? टेल मी, कर सकते हैं कि नहीं? यस, गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, सो एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ वर्क डन से मैंने टोटल वर्क डन निकाल लिया, 0 से W टाउ डी थीटा। करेक्ट बात है सर, एलिमेंट्री वर्क डन आ गया टाउ डी थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है जो आपको पहला याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन आप मुझे बताओ, व्हाट इज द पावर, टेल मी व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द टॉर्क। पावर जनरेटेड होनी चाहिए P शुड बी dW बाई dt। तो अगर मैं d बाई dt कर दूं ऑफ टाउ डी थीटा, लेट सपोज इस पर्टिकुलर चेंज के लिए जो टॉर्क है आपका वो कांस्टेंट है। इफ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड, इफ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड, तो ये क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। सो दैट विल बी टी इंटू ओमेगा। यस और नो? सो आप अगर टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर जनरेटेड बाय अ टॉर्क। एक ये पॉइंट समझ में आया मुझे? ठीक है, अगर मान लो, देखो जब भी कोई बॉडी पे टॉर्क लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो नहीं सकती, तो आपकी सारा वर्क डन, आपका एक्चुअली में जो सारा वर्क डन है वो कहां जा रहा होता है, आपका सारा वर्क डन जा रहा होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। सो दैट इज वाई इस एक्सप्रेशन में जो पावर है आपकी, दैट इज द पावर जनरेटेड। टेल मी यस और नो? क्लियर पॉइंट है ये आपको? यस और नो? तो यहां पर एक और रिलेशन हम निकालेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी ड्यू टू वर्क डन बाय द टॉर्क, ड्यू टू वर्क डन बाय टॉर्क। टेल मी यस और नो? तो मुझे बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है डी बाई डी टी ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए जरा, क्या आएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा हूं, परेशान नहीं कर रहा हूं आपको, तो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। सो डी बाई डी टी ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एज इट इज रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, 2 से 2 चला गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ये आया आई ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, और डी ओमेगा बाय डी टी हो जाता है अल्फा, तो आई ओमेगा अल्फा, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, हाँ या ना? टेल मी, क्लियर? तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, आपको नहीं लगता ये पावर के इक्वल होना चाहिए? ये पावर के इक्वल होना चाहिए, और पावर कितना है, टाउ ओमेगा।
तो टाउ ओमेगा की वैल्यू आ गई आई ओमेगा एल्फा। ओमेगा से ओमेगा चला गया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये रिलेशन है एफ इज इक्वल टू एम ए। अरे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो न्यूटन सेकंड लॉ आपने पहले पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम ए, वही तो है ये। बस एफ की जगह पे टाउ आ गया, मास की जगह पे आई आ गया, ए की जगह पे एल्फा आ गया। और तीनों का एनालॉजी भी बताता हूं, अभी मैं तीनों का एनालॉजी बताता हूं। ये पॉइंट क्लियर है? तीनों की एनालॉजी बता देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक है। यहां पर कोई एम मास का पार्टिकल है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? आर। तो देखो एक सिंपल सा एनालॉजी ये समझिए कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो जैसे लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, एक बार एक पूरी की पूरी समरी कर लेते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। यहां था x, यहां था थीटा, यहां था डेल्टा x, यहां था डेल्टा थीटा, यहां था v, यहां था ओमेगा, यहां था a, यहां था एल्फा, ठीक है। यहां पर था मास, यहां पर आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इनके बीच में रिलेशन भी साथ के साथ आपको याद होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो v वेक्टर की वैल्यू r वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। टेल मी, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं, सोचो जरा, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा? व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट dv बाई dt इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt क्रॉस विद r वेक्टर प्लस r वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस विद dr वेक्टर बाई dt। याद करो, d ओमेगा बाई dt क्या हो गया आपका? एल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और ये dv वेक्टर बाई dt प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब सोचो जरा, सोचो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर क्या होगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर एक्चुअली में है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे आप कहते हो v स्क्वायर बाई r, और ये एल्फा क्रॉस r आपकी आ रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो dv बाई dt नेट एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू एल्फा इंटू आर होती है, ये आप याद रखिएगा। ये एक दूसरा रिलेशन है ए और एल्फा के बीच में रिश्ता। अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, केवल टेंजेंशियल, नेट नहीं, नेट तो ये रही, नेट तो ये है, केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू एल्फा इंटू आर होगी। फिर मास m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन सभी को पता है, I की वैल्यू होती है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा यहां इक्वेशन होती है F वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, यहां इक्वेशन होगी टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालेंगे, उसी पॉइंट के अबाउट, मतलब जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप टॉर्क निकालेंगे, उसी के अबाउट एल्फा और उसी के अबाउट I होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉर्क किसी और पॉइंट के अबाउट है और आपने एल्फा किसी और पॉइंट के अबाउट निकाला हुआ है, नहीं, ये टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा इज द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो ये आपकी एनालॉजी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक और वर्जन था इसका, याद होगा, यहां पर फोर्स वेक्टर की वैल्यू थी d बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यहां पे टॉर्क एक्सटर्नल, यहां फोर्स एक्सटर्नल था, यहां टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू है d बाई डी टी ऑफ l वेक्टर ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का जो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है, उसका रेट ऑफ चेंज आपका एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसके साथ ही आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काफी बार पढ़ लिया है, तो अभी उसको भी लेकर आता हूं। पहले ये पॉइंट क्लियर है, तो वर्क डन बाय द टॉर्क मुझे क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया। सबसे पहला एक क्वेश्चन करके बताओ, फिर देखते हैं कितना समझ में आया कितना नहीं। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अ व्हील रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड एंड टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर। अभी बताओ क्या पढ़ा था आपने अभी अभी? What is the instantaneous power of a wheel rotating with angular velocity A and torque of 10 Newton per meter is applied onto it? Tell me, what is the instantaneous power? याद करो। टॉर्क दे रखा है आपको, टॉर्क दे रखा है ना, तो टॉर्क अगर आपको पता है और ओमेगा पता है तो क्या निकाल सकते हैं आप? सोचो। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? अरे भाई, इंस्टेंटेनियस पावर का अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा है। इंस्टेंटेनियस पावर का अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, d/dt ऑफ वर्क डन। दोबारा बता रहा हूं, अगर d/dt करें हम टाउ डी थीटा का, अगर टॉर्क को कांस्टेंट मान ले तो ये टाउ इंटू ओमेगा हो जाएगा। टॉर्क कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर। ओमेगा कितना है? 20 रेडियन पर सेकेंड। सो 200 वॉट आपका इसका पावर आ गया कि नहीं? बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बता रहा हूं फॉर्मूला रटने के लिए, दिमाग में एक मेमोरी बन जाए कि टॉर्क दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, तो पावर कैसे निकालनी है? टॉर्क और ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो। याद करो क्या था, याद है आपको? याद हो लीनियर मोशन में पावर क्या थी? लीनियर मोशन में पावर थी फोर्स वेक्टर डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर। कुछ याद आया? लीनियर में फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर भी पावर थी, यहां पे टॉर्क और ओमेगा आ गया। बात तो वही है, बात तो वही है। ये टॉर्क इसको घुमा रहा है ना, तो पावर प्लस 200 आ गई, माइनस भी आ सकती थी, ठीक है ना, लेकिन वो तो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। ये कह रहा है सर व्हेन, अभी मैंने एल वेक्टर नहीं बताया, इसको रोकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एंगुलर मोमेंटम के बाद बताऊंगा। गिव मी 1 सेकेंड। क्या मैंने एंगुलर मोमेंटम रखा है? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से लेकर जा रहा हूं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बाद, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये किया नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं, आपके नोट्स भी सही हो जाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l की, उसको आपने 2 धागों से टांग दिया, है ना, 2 धागों से टांग दिया, l इसकी लेंथ है, ठीक है। नाउ व्हेन वन ऑफ द स्ट्रिंग इज कट, द रॉड स्टार्ट्स फॉलिंग विद इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एक धागा हट जाए, मान लो आपने यहां से धागा कट कर दिया, इमेजिन करो आपने इसे कट कर दिया, उसी इंस्टेंट पे, एट दैट इंस्टेंट अल्फा निकालना है आपको। एट दैट इंस्टेंट आपको अल्फा निकालना है, यही तो करना है। तो सोचो, आपने रस्सी काटी, इस पॉइंट के अबाउट, जहां पे रस्सी बंधी है, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी की घूमने की टेंडेंसी हो जाएगी। सोचो, ऑब्वियस है। ये रॉड ऐसे थी, ऐसे रस्सी लगी हुई थी, 2 रस्सियां, तो एक तरफ से तोड़ोगे तो ये रस्सी इधर से जुड़ी हुई है, ये वाली कट गई, तो ये नीचे गिरेगी कि नहीं? तो इस मोमेंट पर क्या होगा? सोचो, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है अल्फा। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये जाना चाहिए कि अल्फा का आपको क्या क्या पता है? आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। अगर किसी तरीके से, अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो ये पॉइंट O जो है मेरा एक्सिस ऑफ बेसिकली रोटेशन बन रहा है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर एक्सिस पास करा दूं, ऐसे स्ट्रिंग के अबाउट एक परपेंडिकुलर एक्सिस पास करा दूं, तो इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट कितना होगा? बताओ, उसके अबाउट कितना होगा? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा ml² by 3। अभी अभी निकाला था आपने थोड़ी देर पहले,
एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। अब कौन है जो नीचे खींच कर लेकर जा रहा है? टॉर्क। किसका? टेंशन। अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो इसकी टेंशन का तो टॉर्क नहीं होगा, लेकिन जो सेंटर वाले पॉइंट पर mg लग रहा है l/2 डिस्टेंस पर, उसका टॉर्क तो है, नीचे की तरफ घुमा रहा है कि नहीं? तो टॉर्क बिकॉज ऑफ mg, तो mg इंटू l/2 इज इक्वल टू ml²/3 इंटू एल्फा। m से m चला गया, l से रूट चला गया, एल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l। देखिए बहुत ही सिंपल, एल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने ये पूछा कि रस्सी अचानक से काट दी तो उसी इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, ये नहीं पूछा उसने, क्योंकि थोड़ी देर में ये एंगल पे होगी, फिर टॉर्क अलग हो जाएगा। टॉर्क भी तो बदल रहा है ना, थोड़ी देर में रॉड जब एंगल पे आ जाएगी ऐसे, तो फिर तो ये टॉर्क बदल रहा है ना, देखो mg ऐसे लग रहा होगा, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगा, फिर तो अलग कहानी हो गई। अभी जस्ट उसी मोमेंट पर जब आपने ये रस्सी कट की, उसी मोमेंट पर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मैंने लगाया, तो आपका I ml²/3 मुझे पता है, और टॉर्क का mg का जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है mg इंटू l/2। सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l। तो ये हो गया आपका करेक्ट चॉइस। सही बात है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 boys are holding a horizontal rod of length L and weight W through the two ends. If now one of the boys suddenly leave the rod, what is the instantaneous reaction force experienced by the other boy? समझिए, बिल्कुल वही कहानी। 2 स्टूडेंट थे, एक ने इसे इधर से होल्ड किया था, एक ने इधर से होल्ड किया हुआ था, ठीक है। अब अचानक से ये चला गया, ये इनिशियल है, ये इनिशियली है, और when the boy 1, ये boy 1 है, ये boy 2 है, जब ये boy 2 ने नीचे से हाथ हटा लिया तो क्या हुआ? अब ये रॉड इस सिर्फ boy 1 के सहारे है। आफ्टर B2 removed his hand, अगर B2 ने अपना हाथ हटा लिया तो क्या होगा? ये सिचुएशन बन गई आपके सामने, देखो। अब मुझे बताओ, आप सिंपल सी एक बात, इस पॉइंट पर एक रिएक्शन लग रहा होगा R, और इसके सेंटर से एक वेट का वेट लग रहा होगा नीचे, है ना। इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, लेकिन ये रॉड गिरेगी नीचे की तरफ। अब समझिए, जब भी कोई बॉडी घूमती है ना, जब भी कोई बॉडी घूमती है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अल्फा निकालो, अल्फा सेम ही आता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, अल्फा ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज सेम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। रिजिड बॉडी की यह सबसे बड़ी खासियत है कि जब वो बॉडी घूमती है तो आप बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट अल्फा निकालें, वो सेम ही आएगा। क्या होगा? वो सेम ही आएगा। अच्छा सर, मान लिया आपकी बात। अगर आपकी बात के हिसाब से चले, आपकी बात के हिसाब से चले, तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं P1 और एक पॉइंट ले रहा हूं P2। ऑब्वियस सी बात है, ये गिरेगी तो इस तरफ, अल्फा इधर आएगा, है ना। अब सोचो, मैं ये मान के चल रहा हूं अबाउट P2, अगर मैं P2 के अबाउट देखूं तो टॉर्क क्या है? P2 के अबाउट देखूं तो R इंटू L/2 की वैल्यू, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml²/12 इंटू अल्फा। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। सोचो, मैंने P2 के अबाउट निकाला तो R इंटू L/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 इंटू अल्फा। और अगर मैं अबाउट P1 निकालता तो
P1 के अबाउट P2 के अबाउट या था W इंटू L बाय 2 इज इक्वल टू, अब एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml² बाय 3 इंटू एल्फा, ये दूसरी इक्वेशन होती। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाता, अगर डिवाइड कर दिया जाता तो R बाय W की वैल्यू, ये ml² बाय 12 है, ये ml² बाय 3 है, कैंसिल करूंगा तो 4 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये 1/4 हो गया। तो R की वैल्यू W/4 आएगी। जिस मोमेंट पे वो बच्चा हट गया ना, देखो पहले क्या हो रहा था, दोनों आधा आधा वजन शेयर कर रहे थे एक्चुअली में, इस पर भी लग रहा था W/2, इस पर भी लग रहा था W/2 क्योंकि नीचे W था। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हट जाएगा ना, तो उस मोमेंट पर एकदम से आपको रॉड हल्की लगेगी। क्यों? क्योंकि वो रॉड ऐसे उछलने की कंडीशन में आ गई है, अपने सेंटर के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट वो घूम रही है, तो घूमती हुई बॉडी का रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, कम। तो इसीलिए यहां पर रिएक्शन फोर्स की वैल्यू weight/4 आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको न्यूमेरिकल मत समझो। रोटेशनल मोशन चैप्टर का हर एक क्वेश्चन खुद में एक थ्योरी है, खुद में एक टेक्निक है। तो ये समझ में आ गई टेक्निक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी है, एल्फा ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग इज सेम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके किसी भी पॉइंट पर आप, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एल्फा निकालेंगे तो वो सेम आएगा। तो मैंने P2 के अबाउट निकाला और P1 के अबाउट निकाला, एल्फा सेम था तो वो कट गया, आंसर आ गया। चलें अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg/m² व्हेन अ टॉर्क ऑफ 10 Nm इज अप्लाइड ऑन द व्हील। टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। टॉर्क दे रखा है 10 और I दे रखा है 20, अल्फा निकालना है। अरे यार अल्फा की वैल्यू 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गई कि नहीं, सोचो। टेल मी। सही है, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला याद रखने के लिए करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने वाला। एक कैपिटल M मास का बलून है और एक स्मॉल m मास का बंदा है, वो उसकी रस्सी पे टंगा हुआ है और हवा में ये स्टेशनरी है। अ मैन ऑफ मास m is suspended in air by holding the rope of a balloon of mass m. As the man climbs up the rope, the balloon should. अब ये दोनों स्टेशनरी हैं, ठीक है, ये रस्सी पकड़ के टंगा हुआ है और वो बलून हवा में रुका हुआ है, तो ये दोनों रुके हुए हैं। तो सोचो इनका सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ होगा। अगर ये भी रुका है, ये भी रुका है, तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ होगा। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में कोई नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में कोई नहीं है। अगर ये बच्चा नादानी करते हुए ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो बलून ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं रहेगा, हम कह नहीं सकते। बताइए क्या होगा? ऑब्वियस है बलून नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बलून नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। तो मैंने जानबूझ के बीच में क्वेश्चन मिक्स किया ताकि पिछला कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए। सो इट विल मूव डाउनवर्ड बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। एक्चुअली में यहां वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। वेलोसिटी कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, इस केस में दोनों ही 0 है, ठीक है, वो दोनों 0 हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सर एंगुलर इंपल्स। अब ये एंगुलर इंपल्स क्या बोला है भाई? एंगुलर इंपल्स, अरे ये क्या हो गया? लीनियर इंपल्स तो सर याद थी, ये एंगुलर इंपल्स क्या है? एंगुलर इंपल्स वो इंपल्स है जब आप किसी को टॉर्क देते हो एक झटके से, इंपल्सिव टॉर्क। अगर आप किसी बॉडी को एक इंपल्सिव टॉर्क दे रहे हो उसे कहते हैं एंगुलर इंपल्स। तो ये हो गया, अरे इंपल्सिव ही नहीं लिख पा रहे हैं, बताइए।
इंपल्सिव टॉर्क। तो इंपल्सिव टॉर्क क्या होता है? लार्ज मैग्नीट्यूड स्मॉल ड्यूरेशन, वही जो पहले वाली कहानी है, लार्ज मैग्नीट्यूड बट स्मॉल ड्यूरेशन, स्मॉल ड्यूरेशन। ठीक बात, सही बात है सर। तो जे वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ डी टी। अगर t1 से t2 टाइम तक इंपल्स लगी है तो ये एंगुलर इंपल्स हो जानी चाहिए। अगर टाउ ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज निकालने के लिए हम जे की जो वैल्यू है वो एवरेज टाउ को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज टॉर्क को आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जे मिल जाएगा। यहां देखो क्या है, एन एंगुलर इंपल्स ऑफ 20 न्यूटन मीटर सेकेंड इज अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, द चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड विल बी। अब आपको जे वेक्टर इज इक्वल टू टाउ डी टाउ डेल्टा टी पता है। ठीक है सर, मी 1 सेकेंड। सो यहां पर हमने क्या किया, एंगुलर इंपल्स की एक्सप्रेशन लिखी है। हाँ जी, सो यहां पर देखो ये वैल्यू जो थी आपकी, यहां से चेंज इन इंपल्स आप ऐसे लिख सकते हो J2 माइनस J1, या फिर J वेक्टर की जगह पर हम क्या लिखे, L2 माइनस L1 ना। सो L डेल्टा L वेक्टर इज द J वेक्टर बेसिकली। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 टाउ dt। तो यहां से L फाइनल माइनस L इनिशियल की वैल्यू आ गई क्या, J द एंगुलर इंपल्स। यस और नो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है इसने, हमें चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड निकालना है। ठीक है, तो आप L वेक्टर को क्या लिख सकते हो, सोचो जरा। L वेक्टर को एक्चुअली में हम यहां लिखेंगे I ओमेगा। ये रिलेशन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, कंपल्सरली ये क्वेश्चन यहां पर आ गया, कोई बात नहीं। L की वैल्यू होती है I ओमेगा, अभी हम डिराइव करेंगे तो मैं इसको लिख देता हूं टू बी डिराइव्ड। वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं उसके बाद ही कराऊंगा इसका क्वेश्चन। तो L की वैल्यू हो जाएगी I ओमेगा। तो यहां से ये टाउ इंटू डेल्टा टी, टाउ आपको पता है, यस और नो, एंगुलर इंपल्स ऑफ 20, इंपल्स ही दे रखी है आपको। तो I इंटू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर सेकेंड। तो सोचो आपका क्वेश्चन ने सिलेंडर था मास 2 kg रेडियस 20 सेंटीमीटर, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ऑब्वियसली सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ही, तो वो आ जाएगा mr²। उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर m दे रखा है 2 kg, तो mr² इंटू द चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड, तो डेल्टा ओमेगा ही निकालना है, इधर रखा है 20, कोई बात नहीं। मास है 2 kg और ये है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 मीटर में करूंगा 1/5, तो ये हो गया 1/25 इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 20। तो यहां से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल करूंगा 10, 250 रेडियंस पर सेकेंड आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इसमें बस मैंने एक रिजल्ट एक्स्ट्रा यूज किया है, आई ओमेगा। ये यहां पर जैसे पिछला क्वेश्चन आ गया था गलती से, वो आ गया, लेकिन अब हमने शुरू कर लिया था तो समय को व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। 250 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 250 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ हमारे सामने आ गया। ओके सर, आगे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r एज शोन इन द फिगर इफ द डिस्क इज पिवटेड। पिवटेड का मतलब होता है उसको फिक्स कर दिया, बीच में से एक डिस्क लिया, उसको दीवार पर लगा दिया, बीच में कील गाड़ दिया। तो कील गाड़ने से क्या होगा, अब वो हिल नहीं सकती, वो बीच में फिक्स हो गई तो वो घूमेगी बस, पिवटेड। उसके बाद क्या है, फ्रॉम द सेंटर एंड फ्री टू रोटेट इन इट्स प्लेन, अपने प्लेन में घूमने के लिए अलाउड है उसको। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी, दो फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं सेंटर के अबाउट, सोचो mg छोड़ दो, क्योंकि अगर mg लग भी रहा होगा तो सेंटर पे लग रहा होगा, सेंटर के अबाउट उसका टॉर्क 0 आएगा और उसका घुमाने में कोई रोल नहीं है। mg का इसको घुमाने में कोई रोल नहीं है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। अब अगर अबाउट o, अगर मैं ओरिजिन के अबाउट इक्वेशन लिखूं टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, तो मुझे बताओ ये वाला फोर्स भी बना रहा है टॉर्क r, ये वाला फोर्स भी बना रहा है टॉर्क। आप खुद देखो ये तो कपल है, ये तो कपल है। एंड टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो F इंटू 2r, 2r 2r डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, F इंटू 2r इज इक्वल टू, ये एक डिस्क है तो डिस्क के सेंटर से अगर एक्सेस जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² इंटू एल्फा। तो r से इसका स्क्वायर चला गया, एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एल्फा की वैल्यू आएगी 4f/m इंटू r। देखिए एल्फा की वैल्यू आ गई 4f, क्योंकि 2 इधर से आया, बाय m इंटू r। आई थिंक दिस इज द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये 4f/mr इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सही है, बढ़िया, पक्का, हाँ जी सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर अ थिन रॉड shown below has a mass m, okay, length l, okay, the force F acts at one end as shown। एक फोर्स F लग रहा है 30 डिग्री पर ऐसे उस रॉड के एंड पे, एंड दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द अदर एंड। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके अबाउट वो घूम सकती है। अच्छा, सो इन द प्लेन ऑफ द फोर्स इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी, सोचो mg को तो लेना नहीं है, क्यों, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे आपने एक रॉड को इधर से हिंज कर दिया और इधर एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये ऐसे घूमेगी ना, तो इसको ऐसे घुमाने में तो mg तो नीचे लग रहा है, उसका कोई रोल ही नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये टेबल पे चल रहा है सारा कार्यक्रम, ये एक टेबल पे चल रहा है कार्यक्रम, तो mg तो अंदर लग रहा होगा, उसका घुमाने में कोई रोल नहीं है, उसको तो भूल जाते हैं। अब इस f को देखते हैं। इस f के होंगे दो हिस्से, एक होगा f cos 30 डिग्री और एक होगा f sin 30 डिग्री, हाँ या ना, एक होगा f cos 30 डिग्री और एक होगा f sin 30 डिग्री। इस एंड पर आप cos 30 डिग्री अंदर की तरफ जो लगाओगे फोर्स, इसका तो कोई घुमाने से लेना देना नहीं है, लेकिन sin 30 डिग्री वाले का तो है। तो मान लो अगर यहां पर आपका फोर्स लग रहा है F sin 30 डिग्री, जिसकी वजह से टॉर्क आएगा, और इसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, वो तो मुझे पता है। तो और एक और चीज, ये तो हो गया, और किसी भी रॉड को आप उसके एज के अबाउट घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। टॉर्क कितना आएगा इसका, F sin 30 डिग्री इंटू L, लेंथ L हो गई, इज इक्वल टू आई ml²/3 इंटू एल्फा। अब L से तो L चला गया, sin 30 डिग्री हो गया हाफ, तो ये हो गया F/2 इज इक्वल टू ml/3 इंटू एल्फा। तो यहां से एल्फा की वैल्यू आई थिंक आ रही है 3f/2ml, 3f/2ml, और कौन सा आंसर आ रहा है, 3f/2ml। दिस इज द करेक्ट चॉइस। हाँ जी,
सही है, सिंपल है, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है जो देखने में लगते हैं खतरनाक है, लेकिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर लो ना 15-20 क्वेश्चंस की, तो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे बड़े प्यार से, जैसे अभी हो रहे हैं। कोई जोर पड़ रहा है? अरे कम से कम 10-15 क्वेश्चन अभी कर लिए हमने इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इनमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है, कितनी जल्दी हमें कोई कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, क्या हमें उस समय स्ट्राइक कर रहा है, क्वेश्चन को मेरी उठाने की अप्रोच क्या है। तो जितने ज्यादा वैरायटी के आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी भी छोड़ दो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतनी अच्छी विजुअल मेमोरी दिमाग में बनेगी। तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन को पढ़कर अच्छा ऐसा तो मैंने किया था, ऐसी मेमोरी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने किया था, कैसे किया था, कुछ 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 बिट्स एंड बाइट्स याद होंगे, जोड़ तोड़ के आप कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब आ गया मेरे पास एक टॉपिक जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी क्या होती है पता ही है आपको, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये लिखना रह गया, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है, मान लो कोई भी बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस बॉडी के अंदर से पास करके जा रहा है, ठीक है, ऐसे, और ये बॉडी इसके अबाउट घूम रही है ओमेगा से। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं। तो ये पार्टिकल अपने सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल अपने सर्कल में घूम रहा है, सब पार्टिकल अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, M1 M2 M3 सो ऑन, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अब समझो मेरी बात को, एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। तो मान लो ये है वो पॉइंट O, ठीक है, मान लो कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर आपका एक पॉइंट O है, यहां पर एक पार्टिकल है M मास का जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और उसकी वेलोसिटी जो है इसके टेंजेंशियल, ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना वो, तो उसकी वेलोसिटी इधर हो गई V वेक्टर, ठीक है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हर किताब में आपको नहीं मिलेगी ये बात, ठीक है। एक्चुअल में अबाउट एंगुलर मोमेंटम O पॉइंट के अबाउट जो आएगा वो आएगा M V वेक्टर R वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर, लेकिन ये R जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस R वेक्टर को, मान लो ये O पॉइंट है, ये C पॉइंट है, यहां OC वेक्टर बनाओगे और ये CP, मान लो ये पॉइंट P है, तो R वेक्टर को आप लिखोगे OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर। CP वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R1 वेलोसिटी 1 मास 1 M1 V1, ठीक है। तो देखो जब आपका एंगुलर मोमेंटम निकलेगा अबाउट O, तो वो एक्चुअली दो पार्ट्स में निकलेगा, एक निकलेगा OC वेक्टर क्रॉस विद M1 V1 वेक्टर, और एक निकलेगा CP वेक्टर क्रॉस विद M1 V1 वेक्टर। एक पहले पार्टिकल का मैं सिर्फ निकाल रहा हूं, एक पार्टिकल का, ठीक है। अब सोचो ये जो OC वेक्टर क्रॉस विद M1 V1 है, तो ये तो इधर आएगा इस डायरेक्शन में, L परपेंडिकुलर, L ऑफ पार्टिकल 1 परपेंडिकुलर, और एक ये वाला तो आ गया L1 परपेंडिकुलर, और ये वाला आएगा L1 पैरेलल, L1 पैरेलल। तो एक्चुअल में जब आप किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालते हो उसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, यहां पे L1 पैरेलल, और एक एंगुलर मोमेंटम आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। जनरली आपके पास इस चैप्टर में सिमिट्रिकल बॉडीज आएंगी, क्या आएंगी, सिमिट्रिकल बॉडीज। नाउ फॉर सिमिट्रिकल बॉडीज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमिट्रिक होगी उसका
समेशन ऑफ एल आई परपेंडिकुलर आई इज इक्वल टू 1 to n, इन सब का वेक्टर सम आएगा 0। तो अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो उनके परपेंडिकुलर वाले एंगुलर मोमेंटम का समेशन आ जाएगा 0। लेकिन बट जो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एल आई पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा, उसका समेशन क्या आएगा? सोचो, ये सीपी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस विद mv1 वेक्टर, तो 90 डिग्री हो गया। तो m1 v1 r1 साइन 90 डिग्री। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n m1 mi vi ri साइन 90 डिग्री, mi vi ri साइन 90 डिग्री, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब होगा तो vi वेलोसिटी उनके 90 डिग्री पर होगी। ये तो आ गया 90, ये तो हो गया 1। और v की जगह पर, vi की जगह पर आप ओमेगा इंटू आर आई लिख सकते हो। रिजिड बॉडी की कंडीशन है, पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी एक ही होगी। तो एंगुलर मोमेंटम का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो आ जाएगा, ये देखो, समेशन ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा तो एज इट इज रह जाएगा। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, और एम आई आर आई स्क्वायर क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बन गया आई ओमेगा। और इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन ध्यान से देखें तो आर क्रॉस वी, ये आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये डायरेक्शन मान लो है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो ये आ गया के कैप। तो आई ओमेगा आपके लिए जो आपको याद रखना है इस पेज में सिर्फ ये काम का है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आई ओमेगा। बस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी about a axis of rotation is equal to I into ओमेगा। बस, और डायरेक्शन आप निकाल लोगे। डायरेक्शन तो आप खुद ही सोच रहे हो ना, जो ओमेगा, जिधर ओमेगा है उधर ही एल है, ठीक है? एल की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है। जैसे लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी होता था, वही तो है। तो एल वेक्टर की वैल्यू आई इंटू ओमेगा वेक्टर है, आप ये भी याद रख सकते हैं इससे कनेक्टेड। रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ये मैंने आपको जो बताया है, जो बच्चे समझ पा रहे होंगे उनको लाइफ लॉन्ग ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं करोगे। आपको बस इतना याद रखना है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है तो परपेंडिकुलर वाले जो एंगुलर मोमेंटम्स आएंगे वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, सब कुछ पैरेलल वाले में आएगा, ठीक है? तो ये एल पैरेलल आ गया आई ओमेगा। अच्छा जी, अब सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बता दीजिए। अगर मान लो, सिंपल सी बात जो हम बार बार कर चुके हैं, एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम में ना हो तो डी बाय डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी शुड बी 0। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी शुड बी अ कांस्टेंट। रिजिड बॉडी शुड बी अ कांस्टेंट। और अभी अभी आपने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ा है आई इंटू ओमेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी शुड बी अ कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी remains constant if external torque is absent। if external torque is absent,
अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये तो आपने कितनी बार किया होगा, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2। और आपने 12th क्लास में एक स्केट वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, जो डांसर्स होते हैं, आइस डांसर्स, अगर वो स्टार्ट करते हैं हाथों को बाहर रख के रोटेट करना, और फिर जब उन्हें और तेज स्पिन करना होता है तो वो हाथों को अंदर कर लेते हैं। उससे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा लेकिन ओमेगा बढ़ जाएगा। देखा है कि नहीं, स्केटर्स को देखा ना, आइस स्केटर्स को पहले वो स्टार्ट करते हैं, हाथ बाहर होते हैं और घूमते हैं, बहुत तेज घूमते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ अंदर करेंगे इतनी तेज स्पिन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने कोई मोटर थोड़े ना लगा रखी है, उन्होंने पहले मोमेंटम गेन किया, फिर हाथ जैसे ही अंदर किए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गए पार्टिकल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया। यस और नो? एक और चीज, स्विमिंग करते हुए देखा होगा लोगों को समरसॉल्ट करते हुए। समरसॉल्ट मतलब कलाबाजियां खाते हुए जब पानी में गिरते हैं, तो जब कूदते हैं तो ऐसे कूदते हैं, लेकिन बीच में वो अपनी बॉडी को बेंड कर लेते हैं, ऐसे गोल बना लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो तेज तेज घूमने लग जाते हैं वो, और फिर जब गिरने वाले होते हैं उससे पहले बॉडी को एक्सपैंड कर लेते हैं आराम से। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत सिंपल शब्दों में ये है कि I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के बराबर होगी। अगर कुछ बदल रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, ओमेगा बदलेगा, उसके रिवर्स रिस्पॉन्स में I बदल जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कंजर्व रहेगा। यस और नो? टेल मी। सही बात है सर? हाँ जी सर सही बात है, एकदम बढ़िया बात है। चलो फिर रुकना किसके लिए है? पहला क्वेश्चन जो वहां छोड़ा था, क्वेश्चन कह रहा है when a body is spinning on its axis in absence of any external torque then choose the wrong statement। तो देखो कह रहा है एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो L वेक्टर कांस्टेंट होगा, मतलब I इंटू ओमेगा विल बी अ कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गलत ढूंढना है। देखो ओमेगा कैन बी चेंज्ड बाय कीपिंग L सेम, सही बात है, आप ओमेगा को चेंज कर लेना, I भी चेंज हो जाएगा, L सेम रहेगा, हो सकता है, पॉसिबल है। L कैन बी चेंज बाय कीपिंग ओमेगा सेम, आप ओमेगा को सेम रखो और L को चेंज कर दो। यह तभी हो सकता है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि बॉडी तो स्पिन कर रही है एक्सिस के अबाउट। फिर अगला क्या है? I कैन बी चेंज बाय कीपिंग L सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर सकते हो L को सेम रख के। हाँ जी, I एंड ओमेगा बोथ कैन बी चेंज बाय कीपिंग L सेम, ये भी बात सही है, लेकिन आप ओमेगा को वेक्टर को सेम रख के L वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। आप अगर ओमेगा वेक्टर को सेम रख रहे हो तो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद से चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरी बात नहीं कह पा रही है। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फ्लाई व्हील होता है एक कोई भी चक्का, जैसे एक व्हील उठा लिया आपने, वो एक फ्लाई व्हील हो गया। अ फ्लाई व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी दिस। If moment of the inertia of flywheel is reduced to 10 without applying external torque, calculate the new angular velocity of the flywheel। अरे भाई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे तो I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के बराबर होनी चाहिए। I1 पहले 20 था और ओमेगा था 100, I2 अब आपने कर दिया 10, तो ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है। इस 10 से इसको हटा दो, ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई 200 रेडियंस पर सेकेंड। एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर बात है, सही बात है? हाँ जी सर, 200 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अगला क्वेश्चन, एन आइस स्केटर, आ गई आइस स्केटर जी, हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सडनली ओपन्स हर आर्म्स
which reduces her angular velocity to omega by 4. ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डांसर. अब ओमेगा घट गया क्योंकि उन्होंने हाथ बाहर खोल दिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा. आपको चेंज निकालना है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, चेंज निकालना है. तो पहले फाइनल निकालेंगे ना. I1 ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई I2 ओमेगा 2. I1 की वैल्यू है I, ओमेगा 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ओमेगा 1 की वैल्यू है ओमेगा I2, आपको नहीं पता, लेकिन ओमेगा 2 है ओमेगा बाय 4. तो क्लियर कट बात है, I2 की वैल्यू 4 टाइम्स I आ गई. चेंज कितना हुआ, व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बोलो बोलो, टेल. चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 4I minus I, that is 3I. दिस इज द आंसर. 4I बन गया ना, तो चेंज कितने का हुआ, 3I का चेंज आएगा. 4I minus I is 3I. आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिक्कत नहीं है. चलो जी, अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिक्रीजेस फ्रॉम I to I by 3 विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क. कैलकुलेट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी. आप बिना क्वेश्चन देखे बताओ, I को I by 3 कर दिया तो ओमेगा को 3 ओमेगा होना पड़ेगा. मैं नहीं लिख रहा इसका आंसर. ओमेगा 3 ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 3 ओमेगा. सिंपल सी बात है. आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 1/3 कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगी, तभी तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा. सिंपल, 3 ओमेगा. चलो जी, ये देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा कुछ अलग है, कुछ और कहना चाह रहा है ये. A thin circular ring of mass m radius r is rotating about its axis with constant angular velocity. Two objects, each of mass m, are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The ring now rotates with angular velocity. देखिए, समझिए. इनिशियली आपकी रिंग थी जो ओमेगा से रोटेट कर रही थी, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr². अब हुआ क्या, फाइनली आपने दो मासेस को लाकर इसके कोने पे रख दिया. एक मास यहां, एक मास यहां, और रिंग का मास भी m ही है ना. अच्छा नहीं, रिंग का मास कैपिटल M है और स्मॉल m ये आ गया, ठीक है. अब मुझे बताओ, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैपिटल mr² तो रिंग का, और इन दो पार्टिकल का भी तो 2mr² ऐड हो गया. ये जो दो छोटे छोटे भाई साहब आ गए आपके क्वेश्चन में, इनका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और नई एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा डैश. तो I ओमेगा की वैल्यू I डैश ओमेगा डैश होनी चाहिए. तो I mr² इंटू ओमेगा is equal to mr² plus 2 small mr² into ओमेगा डैश. ओमेगा डैश यहां से r² कॉमन ले लो पहले, ठीक है. तो r² कॉमन लूंगा तो m ओमेगा is equal to कैपिटल M plus 2m into ओमेगा डैश. तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई m टाइम्स ओमेगा डिवाइडेड बाय m प्लस 2m. ये आ गई आपकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी. देख लो, और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये पहले से कम है. m ओमेगा डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, ये आ गया आंसर आपका. देखिए जी, सही है. m ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m, सही बात है, कुछ और तो नहीं कह रहा ये. चलो जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 rotating about collinear axis passing through their center of mass and perpendicular to their plane. ओके, दो डिस्क है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एक का I2 है, अबाउट देयर कोलिनियर एक्सिस
passing through their center of masses and perpendicular to their plane with angular speed omega 1 and omega 2 respectively in opposite directions are made to rotate combinedly along the same axis, then the magnitude of angular velocity of the system will be. देखो एक ही एक्सिस था, उस पर एक डिस्क यहां है और एक डिस्क यहां है, कोलिनियर एक्सिस हो गए. एक ओमेगा 1 से घूम रही है और एक ओमेगा 2 से घूम रही है. एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है. आपने दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं, एक उल्टा घूम रही थी. सॉरी, मैं यहां लिखना भूल गया. एक उल्टा घूम रही थी तो इसकी डायरेक्शन ये ऐसे, तो ये I2 ये I1. एक अगर यहां से आप देख रहे हो तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रही थी तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी. ठीक है, अच्छा सर आपकी बात मान ली, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इन दोनों को एक साथ रख दोगे तो पहले बताओ व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. दैट वाज I1 ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1, ठीक है, माइनस I2 ओमेगा 2. मैं मान के चल रहा हूं कि I1 ओमेगा 1 जो है ज्यादा है I2 ओमेगा 2 से, नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया. अब जब दोनों एक साथ चलेंगे तो इतना फ्रिक्शन है कि दोनों एक साथ घूमे ओमेगा डैश से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया. L फाइनल की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा डैश. तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर दो, क्योंकि एक्सटर्नल तो कोई फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स है नहीं. एंगुलर एनर्जी कंजर्व नहीं है, मैंने एनर्जी कंजर्व नहीं बोली, मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोला है, क्योंकि एनर्जी तो बीच में जब लड़ाई झगड़ा हुआ होगा फ्रिक्शन में गई होगी. मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं. तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व कर दें तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2. ये आ गई आपकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी. आप इन दोनों को इक्वेट करो, यहां से I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2. ठीक बात है. ये क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है. ये नेगेटिव साइन क्यों आया बताइए. ये नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में ये अपोजिट वर्ड लिखा हुआ था, ये रहा. दिस इज द रीजन फॉर नेगेटिव साइन. अच्छा, इसमें ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता था कि ये I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 होता, क्योंकि डेटा तो दे नहीं रखा, मुझे क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा. तो ये I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 भी हो सकता था. ये आपको ध्यान रखना है. बताइए, सही बात है, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, क्लियर है, पक्का, श्योर शॉट. हाँ जी सर, एकदम सही बात है. चलिए जी आगे बढ़ते. अब मेरे पास एक मोशन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज हमें शुरू करनी है, जिस टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन में भी प्योर रोलिंग एक अलग चीज होती है, प्योर रोलिंग एक अलग चीज है. रोलिंग मोशन समझते हैं पहले. रोलिंग मोशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन को. कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन को, रोटेटरी मोशन को जब कोई बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है तो उसे कहते हैं कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. अब समझें बहुत ध्यान से, बहुत शांति से. अगर देखो, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है बस. ये आपका व्हील है, ठीक है, ये आपका व्हील है जिसका रेडियस है R. अच्छा सर, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये व्हील घूम रहा है ओमेगा से. तो सोचिए, इस पॉइंट की टॉप मोस्ट पॉइंट को ले रहा हूं A, यहां वाले पॉइंट को ले रहा हूं B, यहां वाले पॉइंट को ले रहा हूं C और यहां वाले पॉइंट को ले रहा हूं D. तो इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ओमेगा R, इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू R,
इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, और इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर। क्योंकि जब पूरी बॉडी प्योर रोटेशन में होगी तो ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका सेंटर ऑफ मास VCM वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपकी बॉडी का रोम रोम उसी वेलोसिटी से भी चल रहा होगा। तो इसकी एक वेलोसिटी VCM ये भी आएगी, इसकी भी वेलोसिटी VCM आएगी, इसकी भी वेलोसिटी VCM आएगी, और इसकी भी वेलोसिटी VCM आएगी। बताइए आएगी कि नहीं? जब सेंटर ऑफ मास चलेगा तो पूरी बॉडी का रोम रोम साथ में चलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल चलेगा सर, चलना भी चाहिए, लॉजिकल है। अब सोचो, ऐसा कोई कर रहा था, मैंने एक व्हील लिया, उसको स्पिन किया और उसको ऐसे करके फेंक दिया। देखो, पहले स्पिन किया तो ओमेगा आ गया, फिर फेंक दिया तो V आ गया। अब ये व्हील घूम भी रहा है और चल भी रहा है। मैंने नहीं कहा ग्राउंड पे चल रहा है, मैंने ग्राउंड नहीं लाया अभी तक। ये व्हील घूम रहा है और चल रहा है, मैं इसको जमीन पे नहीं रखा अभी तक। अभी तक मैंने इसको जमीन पर नहीं रखा है, समझे? ये मेरे उंगली पर है और उंगली चल रही है, उंगली पर व्हील है, घूम रहा है और ये चल रहा है, ये है मोशन। अभी मैंने जमीन पे नहीं रखा, अब रखता हूं इसको जमीन पे। अब ले आओ जमीन पे। अब सोचिए मेरी बात बहुत ही ध्यान से। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इससे आपके दिमाग के पुराने सारे पेज खुल जाएंगे। अब ध्यान से सुन लेना जो जो मैं एक एक बात बताऊंगा। आप सोचो, ये आप खुद हो, ये C पॉइंट आप हो, ठीक है, और ये D पॉइंट, ये E पॉइंट मैं हूं, ठीक है। थोड़े लड़ाई झगड़ा करते हैं। E पॉइंट मैं हूं और C पॉइंट आप हो, ठीक है। ये C पॉइंट आप हैं, D पॉइंट मैं हूं, E पॉइंट मैं हूं। अब सोचो, पहले मैं आपसे पूछूंगा, अरे भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, ग्राउंड, मैं तो हूं रेस्ट पे, ठीक है। आप किधर जा रहे हो? आपकी वेलोसिटी VCM आगे है और R ओमेगा पीछे है। तो सोचो, अगर VCM की वैल्यू R ओमेगा से ज्यादा है, समझिए, अगर VCM की वैल्यू R ओमेगा से ज्यादा है तो इस C पॉइंट के पास आगे की तरफ VCM माइनस R ओमेगा वेलोसिटी आ जाएगी और D पॉइंट यहां पर रेस्ट में है। सोचिए, अगर VCM की वेलोसिटी R ओमेगा से ज्यादा है तो आपका C पॉइंट ग्राउंड वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा होगा, खिसक रहा होगा। तो जैसे ही ये खिसकने की कोशिश करेगा, यहां पर पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा रोकने के लिए। टेल मी, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी लेफ्ट में जाएगी तो राइट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग। हाँ जी, फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसमें आपकी गाड़ी आगे खिसक रही है। सोचो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। आप सोचो जरा बड़े ध्यान से, आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, अचानक से ब्रेक लगा दो, तो ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? आपका टायर रुक गया लेकिन आगे खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि VCM की वैल्यू R ओमेगा से ज्यादा हो गई और आप आगे स्किड कर रहे हो। इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको रोकने की कोशिश करेगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन इस टायर को घुमाकर ओमेगा R की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश भी करेगा कि नहीं? टेल मी। यस, टॉर्क देगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन आके कहेगा अच्छा VCM ज्यादा हो रहा है, टॉर्क देते हैं घुमाने के लिए। तो ये कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। सही बात है, फॉरवर्ड स्लिपिंग।
अगर 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 यहीं पर आ जाता हूं, यहीं आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वीसीएम, अगर आर ओमेगा ज्यादा हो जाए वीसीएम से, तो इसके पास आर ओमेगा माइनस वीसीएम वेलोसिटी आ जाएगी मेरे रिस्पेक्ट में। या डी नहीं है, या ई है, मैं छोटी छोटी गलती, मुझे माफ कर देना, ठीक है। ये ई पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, ये ई पॉइंट है और ये आपकी बॉडी जो है इस पॉइंट सी पॉइंट के रेस्ट में पीछे जा रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। टेल मी। अब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे खिसकना चाहते हो, फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसे कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। आपने देखा है कि जब आप गाड़ी को अचानक से एक्सेलरेट कर दो तो आपका टायर एक ही जगह पे घूमने लग जाता है, चलता नहीं है, घूमने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आर ओमेगा ज्यादा है वीसीएम से, तो बॉडी आगे नहीं बढ़ रही, खड़ी होकर घूम रही है। इसे कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, इसे कहते हैं बैकवर्ड स्किडिंग। लेकिन अब आई कुछ काम की बात। अगर अगर वीसीएम की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर हो जाए, वीसीएम की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर हो जाए, सो कॉन्टैक्ट पॉइंट सी एंड ग्राउंड पॉइंट ई आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएंगे। सोचो, ई और सी रेस्ट पे आ गए दोनों, तो जब रेस्ट पे आ जाएंगे तो विच फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट? स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट। टेल मी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट। लेकिन आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ एडजस्टिंग होगा। कैसा होगा? सेल्फ एडजस्टिंग होगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी स्टैटिक फ्रिक्शन की? डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। सो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन will vary from question to question, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होगी, ठीक है। यहां पर इट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे उसके हिसाब से समझ में आ जाएगी। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो रिमेंबर, इस कंडीशन को कहते हैं प्योर रोलिंग, इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। और अगर इसी को डिफरेंशिएट भी कर दो ना, तो एक और इक्वेशन आ जाएगी यहीं से, ACM इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है जी, ACM इज इक्वल टू आर एल्फा। ये दो कंडीशन, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये दो कंडीशन आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन है, जो आपने काफी बार पढ़ी होंगी। लेकिन आज ये फंडा समझ में आ गया होगा कि अगर ये वाला पॉइंट आगे खिसक रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फॉरवर्ड स्किडिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अगर आर ओमेगा ज्यादा है वीसीएम से, तो ये पॉइंट पीछे खिसकेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, बैकवर्ड स्किडिंग हो रही है। और अगर वीसीएम की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर हो गई, तो टायर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो ग्राउंड से सट के चल रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। देखो, ये टायर गया, टच किया, जो भी पॉइंट टच कर रहा है वो रेस्ट पे है और टायर घूम घूम के आगे आ रहा है। जो भी पॉइंट किसी भी टाइम पे कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे है ग्राउंड के साथ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होगा. डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस. हाँ जी, क्लियर है? इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस. एक क्वेश्चन कराऊंगा और यहां रुक जाएंगे, फिर अगली क्लास में भरपूर मात्रा में और क्वेश्चंस करे जाएंगे. एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही हवा में नहीं करने वाला क्वेश्चन है. ये समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी थी और आपने उसे घुमाकर फेंक दिया. A uniform round object of mass m, radius r, moment of inertia about its center of mass is ICM, is thrown with speed v without any rotation on a rough surface. आपने एक राउंड बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, m मास की है, रेडियस r है. अच्छा, इसको आपने ऐसे सीधी वेलोसिटी v देकर एक रफ ग्राउंड सरफेस पर फेंक दिया. तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा. समझिए, जब आपने एक बॉल को ऐसे फेंका, बिना घुमाए सीधा फेंक दिया, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इस पर इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दिस, इसकी टेंडेंसी जो है वो राइट में जाने की है. हाँ या ना? इसकी टेंडेंसी राइट में जाने की है. तो क्या होगा? ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये तो कांस्टेंट होता है, आपको पता है. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू mg हो जाएगा. तो आप पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है जो इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसके दो काम है. ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी के लिए रिटार्डिंग फोर्स है, धीरे धीरे वेलोसिटी को कम करेगा. फिर क्या करेगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन सेंटर के अबाउट रोटेट भी करवा रहा है, इसको टॉर्क भी तो दे रहा है. तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस व्हील को रोटेट करवाने की शुरुआत भी करेगा. तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन टॉर्क देके धीरे धीरे अल्फा देगा. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. उस अल्फा से धीरे धीरे ओमेगा बढ़ेगा और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, वेलोसिटी यहां थी, ओमेगा 0 था, ओमेगा बढ़ना शुरू हुआ, वेलोसिटी घटनी शुरू हुई. जहां पर ये दोनों बराबर आ गए, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी. सोचो, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी. तो सोचो, बहुत ध्यान से सुनो, किसी भी t इज इक्वल टू t0 पे ये कहानी थी. अब किसी फ्यूचर टाइम t पर क्या होगा? v डैश की वैल्यू v नॉट माइनस म्यू g इंटू टी. सोचो, क्योंकि यहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो म्यू इंटू जी आ जाएगी विद अ नेगेटिव साइन. एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो माइनस म्यू इंटू जी आ जाएगी कि नहीं? तो वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो v डैश की जो वैल्यू है वो v माइनस म्यू जी टी आ गई. हाँ सर. और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये टॉर्क दे रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा. तो एल्फा की वैल्यू आ गई टॉर्क बाय आई. तो टॉर्क कितना? टॉर्क आएगा म्यू एम जी इंटू आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आईसीएम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम. अल्फा आ गया, हाँ है ना? अल्फा आया. स्टार्टिंग ओमेगा कितना है? स्टार्टिंग ओमेगा कितना है? स्टार्टिंग ओमेगा है 0. थोड़ी देर में कुछ ओमेगा आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. व्हाट विल बी ओमेगा आफ्टर सम टाइम? ओमेगा विल बी म्यू एम जी आर इंटू टी बाय आईसीएम. This will be angular velocity at any time. Tell me. This will be angular velocity
एट एनी टाइम, किसी फ्यूचर टाइम पे ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये लीनियर वेलोसिटी होगी। अब क्वेश्चन पढ़ो। टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग स्टॉप्स, कितनी देर बाद ये स्लिपिंग रुक जाएगी? ये स्लिपिंग तब रुकेगी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। और प्योर रोलिंग कब स्टार्ट होगी? जब v डैश की वैल्यू r ओमेगा के बराबर होगी। तो ये प्योर रोलिंग तब होगी जब v डैश की वैल्यू r ओमेगा के बराबर होगी। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा। बोलिए, मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? करवा दीजिए सर, हम तो इंतजार कर रहे हैं। v माइनस म्यू जी टी इज म्यू एम जी आर टी बाई आई सी एम। सो एक सेकेंड, ये आ गया v डैश की वैल्यू है v माइनस म्यू जी इंटू टी, और ओमेगा डैश की ओमेगा की वैल्यू है म्यू एम जी आर इंटू टी बाय आई सी एम। आई थिंक सो मैंने सही लिखा है, म्यू एम जी आर टी बाय आई सी एम, सही बात है। ठीक है, अब फॉर प्योर रोलिंग, फॉर स्लिपिंग टू स्टॉप, फॉर स्लिपिंग टू स्टॉप, प्योर रोलिंग टू स्टार्ट, प्योर रोलिंग टू स्टार्ट, प्योर रोलिंग शुरू हो जानी चाहिए। अब जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी तो v डैश की वैल्यू r ओमेगा हो जाएगी। जरा करिए मल्टीप्लाई, v माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू r से मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू एम जी आर स्क्वायर इंटू टी बाय आई सी एम। हाँ जी, सही बात है, सही लिखा है कि नहीं बताओ जल्दी से। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास को एम के स्क्वायर लिख दूं, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, याद है? तो के की फॉर्म में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहां डालूंगा एम के स्क्वायर, तो एम से एम चला जाएगा, तो दैट विल बी म्यू एम जी आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर। तो एम से एम चला गया, ये आर स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो म्यू एम जी इंटू टी बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप सोचो, इस म्यू जी टी को भी उधर ही ले जाओ, तो v इज इक्वल टू म्यू जी टी कॉमन ले लो, म्यू m तो चला गया ना, m क्यों आ गया बार बार? म्यू जी टी डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू म्यू जी टी कॉमन ले लो, म्यू जी टी कॉमन, टी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ गया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई v डिवाइडेड बाय म्यू जी टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये वो टाइम है जिस टाइम पर, देखो ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपका क्या आएगा? इस टाइम पर आपकी स्लिपिंग रुक जाएगी। दिस इज द टाइम एट विच स्लिपिंग स्टॉप। क्लियर है कि नहीं? 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो v बाय म्यू जी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, डिवाइड में ही आएगा ना, सही है ना? ये म्यू जी टी, ठीक है, टी निकालना था तो डिवाइड में करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो टाइम आ गया। अगर आप वेलोसिटी देख रहे हो तो म्यू जी टी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, आपका टाइम आ गया इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको निकालना था। सही बात है? हाँ जी सर, ये तो आ गया। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला था स्पीड ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट आफ्टर स्लिपिंग स्टॉप्स, v निकालना है आपको। तो जब ये टाइम पता लग गया तो इस एक्सप्रेशन में डाल दोगे। अगर आपको v डैश निकालना है तो v माइनस म्यू जी टी में t डाल दो, सब्सटीट्यूट t कर सकते हो, ये आपका काम है। सब्सटीट्यूट t, यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी
when sleeping stops, when sleeping stops, हाँ है ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। और तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? एंगुलर स्पीड ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट आफ्टर स्लीपिंग स्टॉप्स। उसने ओमेगा पूछ लिया, कोई बात नहीं, ओमेगा भी आपके सामने है, देखो ओमेगा इज म्यू एम जी आर इंटू टी बाई आई सी एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू एम जी आर इंटू टी बाई आई सी एम, ठीक है? तो ये हो जाएगा म्यू जी इंटू टी डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां टी लाकर सब्सटीट्यूट कर दो, प्लीज सब्सटीट्यूट टी, सब्सटीट्यूट टी टू गेट एंगुलर वेलोसिटी व्हेन स्लीपिंग स्टॉप्स, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन स्लीपिंग स्टॉप्स। समझ में आ गया? यस और नो? तो एक सिंपल चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि प्योर रोलिंग तब होगी जब जो भी बॉडी घूम रही है उसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है और जो उसकी रोटेट करने की टेंजेंशियल वेलोसिटी बिल्कुल रिम पर है ओमेगा आर, वो अगर इक्वल हो जाए तो जब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाए तो उसे कहते हैं क्या? प्योर रोलिंग। हाँ जी, समझ में आ गया? सही है, पक्का? बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसको इतना ही रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं काइनेटिक एनर्जी पर लेकर आया था जिसमें क्वेश्चन आते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर का ये होमवर्क है, पेज नंबर 210 से ये क्वेश्चन नंबर्स आप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपके पास चले ही जाएंगे और फिर हम रोलिंग मोशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर डे, मस्ती जारी रहे, पढ़ाई की तैयारी रहे। रिमेंबर वन थिंग, आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, भूकंप आ जाए तो सर मैं तो आपने बोला था पढ़ रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, छत गिर जाएगी सर पे। भाई केवल नेचुरल कैलेमिटी को छोड़ दीजिए, बाकी सुख दुख चलता रहेगा जीवन में, लेकिन आपको अपना करियर बनाना है। जिंदगी इसी का नाम है बेटा। मुश्किलें तो आती रहेंगी, कभी पैर टूट जाएगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी सर में दर्द हो जाएगा, कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब तो लाइफ का पार्ट है। आपको इन्हें भी देखना है, लेकिन अपने दिमाग को इससे ऊपर लाइए ताकि आप ये सोच पाए कि लाइफ में कुछ करना है तो अपने बल पे करना है। तो अपने बल पर करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।